मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट के टोटल 6 एडजस्टमेंट पढ़ाए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइनल अकाउंट के 6 एडजस्टमेंट पढ़ाए थे। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स वी विल रिवाइज दैट 6 एडजस्टमेंट। और आज हम लोग थोड़े अलग दो तीन एडजस्टमेंट अलग करने वाले हैं, बिकॉज 2-3 मतलब है वो काफी बड़े एडजस्टमेंट है। सो दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। एक बैडेप का और आरडीडी का, ये 2 एडजस्टमेंट आज करने वाले हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट है वो। उसके लिए थोड़ा ध्यान से लेक्चर आज का सुनना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील दैट कि ये जो कल वाला लेक्चर 6 एडजस्टमेंट का था और आज का जो लेक्चर 2 एडजस्टमेंट का था, ये टोटल 8 एडजस्टमेंट अगर आपको आते हैं ना, तो बाबू मैं तो बोलूंगा आपको फाइनल अकाउंट के बाकी एडजस्टमेंट इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मेजोरिटी क्वेश्चन है ना इसी 8 एडजस्टमेंट के अंदर घूमते हैं। सिर्फ एक आध एडजस्टमेंट के लिए रेस्ट ऑफ अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बट बाकी जो 14 एडजस्टमेंट है उसमें से सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट आने वाला है। मतलब ये 8 एडजस्टमेंट से आपको 4 एडजस्टमेंट तो कंफर्म है। समझ में आया? इसका मतलब मैंने जो पहले 6 एडजस्टमेंट पढ़ाया था और आज 2 एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, ये टोटल 8 एडजस्टमेंट से आपको 4 एडजस्टमेंट बोर्ड में आएंगे 100%। और सिर्फ बाकी जो 14 एडजस्टमेंट बचे हैं उसमें से सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट। तो पहला एडजस्टमेंट कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको क्लोजिंग स्टॉक, और हमेशा हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक के भी मैंने तुम लोगों को 2 इफेक्ट पढ़ाए थे कल। हाउ मेनी इफेक्ट आई हैव टॉल्ड यू? 2 इफेक्ट्स मैंने पढ़ाए थे। तो कौन से 2 इफेक्ट है? पहला इफेक्ट मैंने आपको बोला था आप लोगों को हमेशा आएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को पोस्टिंग आती है तो पहला इफेक्ट आपको डेफिनेटली आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। जैसे हम लोग याद आ रहा है कि नहीं याद है? हमेशा क्लोजिंग स्टॉक हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था अगर आपको पोस्टिंग करना आएगा, आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करने आएगा, तो आपको एडजस्टमेंट भी आएगा। इसलिए याद आ रहा है आपको? तो मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया कि क्लोजिंग स्टॉक को याद रखो, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड 3 चीजें आती है, सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है। मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाते समय ये वर्ड को यूज किया है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड मैक्सिमम टाइम 3 थिंग्स विल बी कम। एक सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न आता है और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो पहला इफेक्ट तो हम लोग को एंट्री आता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट हमेशा मैंने बोला था बैलेंस शीट पे जाएगा। याद है? बैलेंस शीट में कितने कॉलम होते हैं बेटा? 2 कॉलम होते हैं, एक असेट एक लायबिलिटी होता है और दूसरा कौन सा होता है? असेट होता है। अब स्टॉक, जो स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है वो अगले साल में जब बिजनेस में लेके आएगा तो उसको सेल करेगा, बेचेगा। और जब मैं स्टॉक को बेचेगा तो मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? बट ऑब्वियस है, मैं जब स्टॉक को सेल करेगा तब मेरे पास पैसा आएगा। तो इट्स नॉट माय लायबिलिटी, इट्स नॉट माय लायबिलिटी, इट्स बिकम माय asset, it's become my asset. That's why second effect goes to balance sheet asset side. That's why closing stock का always second effect goes to balance sheet asset side. So here you can see that the closing stock have 2 effects.
फर्स्ट इफेक्ट इज गोस टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट गोस टू बैलेंस शीट असेट साइड। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, राइट। और आपको मैंने बोला था घर पे थोड़ा स्टडी भी करने के लिए, बट अगर आप घर पे थोड़ा भी खोल के नहीं देखोगे तो आपको हर लेक्चर में डिफिकल्टी आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो सेकंड एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। लास्ट लेक्चर में मैंने सेकंड एडजस्टमेंट में आपको पढ़ाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस एट टू बी पेड। एक्सपेंसेस एट टू बी पेड का मतलब एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, एक्सपेंसेस पे करना बाकी है। तो हर बिजनेसमैन के लिए कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वेजेस होता है, सैलरी होता है, हियर यू कैन सी दैट रेंट होता है, ओके। तो हम लोग को एक्सपेंसेस पे करना बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मुझे क्वेश्चन में आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जगह पे आया आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो मुझे पोस्टिंग तो आती है, तो पोस्टिंग आती है तो मुझे फर्स्ट इफेक्ट डेफिनेटली आएगा, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला इफेक्ट मेरे को पोस्टिंग के टाइम मालूम है, सर ने बोला था वेजेस वर्कर को पे करते हैं और वर्कर्स फैक्ट्री में काम करता है, इसलिए वेजेस का फर्स्ट एंट्री आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कहां पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि वेजेस वर्कर को पे करते हैं, वर्कर्स फैक्ट्री में काम करता है और फैक्ट्री रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस सर ने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। और जब जब आउटस्टैंडिंग होगा तो पे करना बाकी है, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ऐड करेंगे। और बचा भी सेकंड इफेक्ट। अभी बेटा सेकंड इफेक्ट हमेशा क्या पे करना बाकी है ना, तो सेकंड इफेक्ट हमेशा कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, बोर्ड ऑफ अकाउंट्स। अभी पे किया है या पे करना बाकी है? सर पे करना बाकी है, तो पे करना बाकी है तो क्या बन जाएगा बेटा? ये मेरा लायबिलिटी बन जाएगा। देखो हमेशा सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में हमेशा दो कॉलम होते हैं, एक तो लायबिलिटी होता है, दूसरा असेट होता है। अभी असेट्स मतलब ऑलरेडी हम लोग पेड किए हैं, पैसा आने वाला है, लेकिन और लायबिलिटी का मतलब पे करना बाकी है या फिर कर्जा। तो आप यू कैन सी हियर आउटस्टैंडिंग मतलब वेजेस पे करना बाकी है, तो वेजेस पे करना बाकी है तो बेटा बढ़ो कैसे क्या बन जाएगा? मेरा लायबिलिटी बन जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहता आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आपको मालूम रहेगा पोस्टिंग के टाइम सैलरी रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यस और नो? पोस्टिंग के टाइम सैलरी रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अभी क्वेश्चन क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे करना बाकी है, तो सैलरी पे करना बाकी है तो बैलेंस शीट के कहां जाएगा? सेकंड इफेक्ट जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, बराबर। सेम रेंट, अभी रेंट अभी दो आता है बेटा। रेंट अगर आपको बोला गया है फैक्ट्री रेंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाते हैं, और अगर सिर्फ रेंट लिखा हुआ है तो कहां रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा? पे करना बाकी है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, वेजेस पे करना बाकी है, सैलरी पे करना बाकी है, रेंट पे करना बाकी है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। एक इफेक्ट हमेशा चेंज होते जाएगा, अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, रेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, फैक्ट्री रेंट है तो क्रेडिट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ये अपना कल वाला सेकंड एडजस्टमेंट, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड एडजस्टमेंट। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आउटस्टैंडिंग इनकम। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ाया था आउटस्टैंडिंग इनकम, कमीशन एट टू रिसीव ऑफ ₹2000। मतलब इंग्लिश में मैंने एडजस्टमेंट लिखा है, क्या लिखा है? कमीशन 2000 आना बाकी है। अभी डिस्प्यूट है ना, मिला है क्या अभी तक? देखो सर मुझे मैंने काम किया था किसी का, वो मुझे बदले में 2000 का कमीशन देने वाला था, लेकिन कमीशन अभी तक मिला है क्या? नहीं मिला है। एक टू बी डिस्प्यूट है ना, एक टू बी डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? मिलना बाकी है, मिलने वाला है। सर मिलने वाला है, मेरी मेहनत का पैसा है, मुझे 2000 मिलने वाला है, लेकिन मिलना
received, right? Okay. So now here also there is a two effects are there. जब इनकम का सवाल आता है तो व्हाट ऑब्वियस है, इनकम मिलने वाला है तो इनकम हमेशा कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इनकम हमेशा कहा रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। एक इफेक्ट कमीशन रिसीव्ड का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब हमेशा दूसरा इफेक्ट आपने बोला सर बैलेंस शीट पे जाएगा। बैलेंस शीट में दो कॉलम होते हैं, एक लायबिलिटी होता है दूसरा असेट होता है। अभी कमीशन मिलने वाला है, मुझे पे नहीं करना है किसी को। बाबू ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कमीशन ए टू बी रिसीव्ड लिखा है, कमीशन मुझे मिलने वाला है, मुझे पे नहीं करना है तो मुझे मिलने वाला है तो इट्स नॉट माय लायबिलिटी, इट्स बिकम माय असेट्स। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। ये आपका थर्ड एडजस्टमेंट था कल वाला। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट अपना था प्रीपेड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। बाबू ये थोड़ा अलग है। ये क्या हुआ है, यहाँ पर जो मुझे एक्सपेंसेस पे करने हैं, यहाँ पर मुझे जो एक्सपेंसेस पे करने हैं वो एक्सपेंसेस मैंने ऑलरेडी क्या पे किया है, एडवांस में पे किया है। मतलब फ्यूचर के एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर, फ्यूचर एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर। मतलब ये साल के एक्सपेंसेस तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया है, अगले आने वाले सालों के 2022, 2023, 2024 के कुछ खर्चे ये साल में मैंने पे किए। तो बेटा गलत किया मैंने, मुझे या फिर ये साल पे नहीं किया। तो अगर ये साल आपने पे किए तो करंट ईयर के स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो करंट ईयर के रिकॉर्ड में से मैं उसको हटा दूंगा और जब अगले साल का एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड बनाऊंगा उसमें ऐड करूंगा। तो ये प्रीपेड हमेशा लेस होता है क्योंकि ये साल के एक्सपेंसेस होते ही नहीं, ये फ्यूचर के एक्सपेंसेस होते हैं जो करंट ईयर में मैंने पे किए, राइट? जैसे कि एग्जांपल, इंश्योरेंस पेड rupees 300. Now here you can see that first effect and second effect. अभी इंश्योरेंस क्या हुआ है, इंश्योरेंस मैंने देखो क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको इंश्योरेंस ऑलरेडी पेड 1000 रुपीस, क्वेश्चन दिया रहेगा। लेकिन एडजस्टमेंट में नीचे क्या बोला है, इंश्योरेंस 300 प्रीपेड। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपीस। तो इसके अंदर मतलब जो 1000 रुपए मैंने ऑलरेडी पेड किया है उसके अंदर 300 रुपया ये साल का नहीं है, वो अगले साल का है। बाय मिस्टेक ये साल रिकॉर्ड हुआ है तो मैं क्या करेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस करेगा। तो करंट ईयर का मेरा इंश्योरेंस कितना रहेगा, 700 रुपए। तो इसका मतलब मेरा इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस कहां रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन मुझे ऐड करना है या लेस करना है? सर आपको प्रीपेड है तो लेस करना है, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड करना है। और अभी एडवांस सेकंड इफेक्ट सर आपने मुझे मालूम है कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी जाएगा या फिर बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा। अब मुझे बोलो ये पेड किया है एडवांस या पे करना बाकी है? सर ऑलरेडी एडवांस में पे किया हुआ है, ये मेरा क्या बन जाएगा, असेट्स। तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के कहां जाएगा, असेट्स में जाएगा। तो दिस इज योर फोर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। Now we will talk about the another adjustment which is called prepaid income. Prepaid income, commission received in advance of ₹1000। अच्छा यहाँ पे थोड़ा उल्टा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे काम करना है फ्यूचर में लेकिन पैसा लिया है मैंने अभी ये साल में लिया है, ओहो गलत किया। जैसे कि अभी मैंने आपको देखा आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो लेकिन मैंने 12th का फीस 11th में ही ले लिया, गलत कर दिया। आपको 12th का फीस 12th में लेना चाहिए लेकिन आपने 11th और 12th का फीस 11th में ही ले लिया, अभी 12th मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा। तो लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ है। कमीशन रिसीव्ड इज ऑलवेज इनकम और एक्सपेंसेस। मेरे को पैसा आने वाला है, कितना आने वाला है, 1000 रुपया एडवांस में मैंने लिया है। तो ये इफेक्ट आपको मालूम है, ये इनकम है तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। प्रीपेड है तो हमेशा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बिकॉज ये जो कमीशन आपने लिया है वो ये साल का नहीं है, ये फ्यूचर का कमीशन है जो आपने ये साल में एडवांस में लिया हुआ है।
तो जब फ्यूचर का रिकॉर्ड होगा तब आप फ्यूचर में रिकॉर्ड करो, ये साल बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज ये कमीशन इनकम ये साल का नहीं है, इसलिए हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस इसलिए होगा क्योंकि ये जो कमीशन मुझे मिला है 1000 रुपया, बेटा ये एक साल का नहीं है, ये फ्यूचर का इनकम है जो आई रिसीव्ड इन द करंट ईयर, राइट। So it will be less deducted from the profit and loss account credit side। और हमेशा सेकंड इफेक्ट मैंने आपको बोला था, ये बैलेंस शीट में जाएगा या फिर लायबिलिटी में जाएगा या फिर असेट्स में जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट मैंने तुम लोग को 11th में पढ़ रहे हो और 12th का फीस मैंने एडवांस में ले लिया, तो बेटा क्या हो जाएगा, 11th को मुझे पढ़ाना पड़ेगा करंट ईयर, बट फ्यूचर का 12th मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मेरा लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा, बिकॉज अभी पैसा आप लेके रखे हो, कमीशन आप एडवांस में लेके रखे हो, काम करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई सेकंड इफेक्ट गोस टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये आपका प्रीपेड इनकम का था। नाउ लास्ट वन एडजस्टमेंट कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होता है, हमेशा फिक्स्ड असेट्स के ऊपर होता है, जैसे कि कैन से दैट मोटर कार, मैंने मोटर कार लिया और एडजस्टमेंट में बोला डेप्रिसिएशन 10%, तो मोटर कार का वैल्यू दिया है मुझे 20000, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 20000 का निकालना पड़ेगा, 10% डेप्रिसिएशन कितना आता है, तो मैं पहले कैलकुलेशन करके निकालेगा डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है 2000। अब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि असेट्स का वैल्यू कम होना, सही तो बात है, मैंने साल की शुरुआत में 20000 का गाड़ी लिया, साल भर उसको यूज किया, उसका वैल्यू तो कम होगा ना साल भर में, कितना परसेंट से कम हुआ है, 10% से, कितना वैल्यू कम हुआ है, 2000 कम हुआ है। तो बेटा अगर आप देखोगे इसके भी हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, एक फर्स्ट इफेक्ट होता है और एक सेकंड इफेक्ट होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका हमेशा फर्स्ट इफेक्ट डेफिनेटली ये फर्स्ट इफेक्ट जाएगा किसके ऊपर है, मोटर का, और डेप्रिसिएशन हुआ है ना, तो डेप्रिसिएशन हमेशा अपना क्या रहता है, लॉस, बैलेंस शीट के साइड में रिकॉर्ड करेगा इसको, मोटर कार लिखेगा, कितने का लिया था 20000 बराबर, और डेप्रिसिएशन कितने का हुआ है 10% का हुआ, तो 10% का डेप्रिसिएशन कितना 2000। अभी 20000 का मोटर कार था, 2000 का वैल्यू कम हुआ, तो मैं ऐड करेगा या लेस करेगा, व्हाट ऑफ दिस वैल्यू कम हुआ, यू कैन सी हियर 20000 का मोटर कार था, 2000 का डेप्रिसिएशन हुआ, अब मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा मोटर कार का 18000। सर क्यों, डेप्रिसिएशन हुआ, साल भर आपने यूज किया, जैसे मोबाइल आप साल भर यूज करते हो तो साल के एंडिंग में एक साल के बाद उसका वैल्यू भी कम होगा ना, वैसे ही मेरा मोटर कार 20000 का था, साल भर मैंने यूज किया तो उसका वैल्यू 2000 से कम हुआ, तो बेटा मेरा 20000 का मोटर कार अभी 18000 का हुआ, तो 2000 का मुझे प्रॉफिट हुआ या 2000 का लॉस हुआ, सर आपको 2000 का लॉस हुआ, तो लॉस में कहां रिकॉर्ड करता हूं, लॉस में रिकॉर्ड करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि मुझे लॉस हुआ है 2000 का, किसके वजह से, डेप्रिसिएशन के वजह से हुआ है, तो डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये आपके 6 एडजस्टमेंट थे, लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, मैंने वापस से उसको पढ़ाया आप लोगों को ताकि आपको डिफिकल्टी ना आ जाए, फाइनल में अच्छे से सॉल्व कर दो इसमें। अभी आज के दिन में अब वापस से अपने को एक नया एडजस्टमेंट पढ़ना है जिसका नाम है बैटल। नाउ लिसन, बैटल का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा पहले स्टोरी बताऊंगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यू कैन सी दैट यहाँ पे 2 पीपल्स आर देयर, मिस्टर आरके एंड मिस्टर सुमित, देयर आर 2 पीपल्स आर हियर। अभी मेरा बिजनेस है, मैं स्टेशनरी का दुकान है मेरा, बुक्स वगैरह बेचता हूं, तो सुमित ने मेरे दुकान से क्या लिया, 12th स्टैंडर्ड के बुक्स लिए, तो बुक का कॉस्ट 1000 रुपया हुआ, कितने का बुक्स लिया उसने, 1000 रुपए के मेरे दुकान से बुक लिए, तो बेटा बिजनेस तो मेरा है, लेकिन सुमित बोला कि सर मेरे पास है ना सर अभी पैसा नहीं है, मैं आपको ना 2 दिन के बाद 2 डेज के बाद 2 दिन के बाद मैं आपको 1000 रुपया देता हूँ। अभी सुमित को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, सुमित मेरा स्टूडेंट रह चुका है, तो मैंने सुमित को बोला बेटा कोई बात नहीं, आप 2 दिन के बाद बुक्स लेके जाओ और 2 दिन के बाद मुझे कैश ला के दो। अब क्या हुआ, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, बेटा 7 दिन निकल गया, 10 दिन गया, 15 दिन गया, सुमित आया नहीं। बाद में मैंने उसको जो नंबर लिया था उसके ऊपर कॉल किया, उसका नंबर भी नॉट रीचेबल था। उसके बाद मैंने अपने स्टाफ को उसके घर पे भेजा, तो उसके घर पे क्या था, ताला लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था। आजू बाजू वाले से इंक्वायरी किया था, पता चला कि सुमित परमानेंटली नेपाल चला गया। ओ
घर बेच के नेपाल चला गया। अब बेटा बोलो ये 1000 रुपया मुझे मिलने वाला है क्या? मैंने सामान तो बेचा लेकिन 1000 रुपया मुझे मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। तो इसी 1000 रुपए को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लॉस, मतलब परमानेंट लॉस। परमानेंट लॉस को हम लोग अकाउंट में बोलते हैं पैकेज। पैकेज मतलब सुमित ने मेरा पैसा डुबा दिया, सुमित ने मेरा इनकम डुबा दिया, ठीक है, तो ये लॉस हुआ, तो इसका एंट्री हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड होता है। पैकेज इज अ परमानेंट लॉस बिकॉज़ जिससे पैसा लेना है, तो जिससे अभी ये सुमित में अकाउंटिंग लैंग्वेज हु इज सुमित मालूम है? सुमित इज माय डेटर, सन्ड्री डेटर, बराबर है कि नहीं? क्योंकि जिससे पैसा लेना है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं और जिसको पैसा देना है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। तो सुमित से मुझे पैसा लेना है तो सुमित इज माय डेटर, सुमित इज माय डेटर, क्योंकि सुमित से मुझे पैसा लेना है, सुमित से मुझे पैसा लेना है, सुमित को मुझे पैसा देना नहीं है, सुमित ने मेरे से सामान लिया है और सुमित को मुझे पैसा देना है। आई एम सॉरी, उल्टा बोल रहा है, सुमित को मुझे पैसा देना है तो सुमित इज बिकम माय डेटर। तो डेटर से मुझे पैसा आने वाला था, कितना आने वाला था? 1000 आने वाला था, लेकिन दिया क्या? नहीं, सुमित गया भाग के नेपाल। अब 1000 रुपया आपको नहीं मिलने वाला, तो गया आपका 1012 के भाव में डूब गया, तो मेरा लॉस हो गया। उसी लॉस को मैं यहाँ पर बैड डेट बोलूंगा। ये ऐसा लॉस है जो दोबारा मिलने वाला नहीं है, परमानेंट लॉस है, राइट? दैट्स व्हाई इसका पोस्टिंग हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड करते हैं, क्योंकि वो पैसा दोबारा आपको कभी मिलने वाला नहीं। ना सुमित नेपाल से आने वाला है, ना मुझे पैसा देने वाला है, ये मेरा पैसा गया, परमानेंटली गया, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। बैड डेट मतलब क्या मैंने स्टोरी में समझाया, जिससे पैसा लेना है वो पैसा डुबा देता है, उसको हम लोग शॉर्टकट में बैड डेट बोलते हैं। और जिसको पैसा हम लोग, जिससे हम लोग को पैसा लेना है उसको हम लोग अकाउंट में डेटर बोलते हैं। तो डेटर मुझे पैसा देने वाला रहता है लेकिन पैसा लेके भाग जाता है, तो पैसा लेके भाग गया तो मेरा बैड डेट हुआ। बैड डेट और डेटर दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा। अब एडजस्टमेंट देखिए, अब देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को बना के दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है बैड डेट डेबिट क्रेडिट। बैड डेट हुआ है मेरा 500 का, बराबर, यहाँ पे लिखा है, थोड़ा बड़ा अमाउंट है, थोड़ा अच्छा है। बैड डेट कितने का हुआ है? 2000 का, क्वेश्चन में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहता है ना हमेशा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, इसका मतलब क्या होता है? आरडीडी, ठीक है, आरडीडी, आरडीडी कितना लिखा हुआ है? आरडीडी यहाँ पे 500 का लिखा हुआ है। अभी ये इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना ट्रायल बैलेंस, ये अपना जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है ना, वो ट्रायल बैलेंस। अभी नीचे एडजस्टमेंट दिया हो, एडजस्टमेंट देखो, बैड डेट of rupees 5 and RDD is 5। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना, अच्छा है, अच्छा लगता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका एडजस्टमेंट इस तरह से आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है और एडजस्टमेंट आता है इस तरह से। अभी सॉल्व कैसे करने का, इसके एडजस्टमेंट को सॉल्व कैसे करने का, तो सॉल्व कैसे करने का बोलो, मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा, मैं जब क्वेश्चन को रिकॉर्ड करता हूं, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है। देखो हियर आई एम प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, आई एम प्रिपेयरिंग बोथ अकाउंट हियर, आई एम प्रिपेयरिंग बोथ अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अपना इतना जरूरत नहीं है कॉलम का, ink not working, ink is not working, ink is not working। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पर्टिकुलर डेबिट साइड, ये अमाउंट
ये पर्टिकुलर अमाउंट ये अपना हो गया, ठीक है। नाउ ये अपना डेबिट साइड, ये अपना क्रेडिट साइड। और अगर और अच्छे से समझाएंगे तो बैलेंस शीट बना देंगे। ये अपना लायबिलिटी, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये असेट्स, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अपना कौन सा है, बैलेंस शीट। Now you can see here, I have prepared both the column, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया, बैलेंस शीट भी बनाया। अब मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर तुम लोग दोगे। क्वेश्चन में आया बैड डेट, लिखा है बैड डेट 2000, तो आप मुझे बोलो मैं पोस्टिंग करते समय बैड डेट कहां रिकॉर्ड करेगा, बैड डेट किस जगह पे रिकॉर्ड करूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। Where do I have to record bad debt at the time of posting? Where do I have to record bad debt? सबका आंसर सही है, सर स्मार्ट है। तो आप लोगों ने बोला सर बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड होता है क्योंकि लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ है सर, आपको 2000 का लॉस पहले हुआ था। बेटा 2000 का लॉस हुआ था, मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था। जब मैंने मेरे अकाउंटेंट राजू को बोला था कि भाई सुमित की तरह और भी 2-3 लोग हैं जिन्होंने 2000 रुपए लेके भाग गए, तो राजू ने फटाक से उसका 2000 का बैड डेट का एंट्री मार दिया। राजू ने एंट्री मार दिया 2000 का, सर आपको तो पूरे साल में 2000 का नुकसान हुआ है। राजू ने बोला मैंने एंट्री मार दिया, तो मैंने राजू को बोला था, राजू ने बैड डेट लिखा 2000, जो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। कितना रिकॉर्ड किया था, 2000 का नुकसान हुआ है। राजू ने मेरा पोस्टिंग करके दे दिया मेरे को। अब नीचे मैंने जब साल खत्म हुआ, जब मेरा साल खत्म हुआ तब मैंने मेरे अकाउंटेंट को बुलाया, मेरे सीए को बुलाया, सीए ने मेरे रिकॉर्ड चेक किया, तब सीए को कुछ और चीज पता चली। क्या पता चली कि सर आपको सिर्फ 2000 का नुकसान नहीं हुआ है, आपको और 500 का नुकसान हुआ है। आपको सिर्फ 2000 का नुकसान नहीं हुआ है, आपको और 500 का नुकसान हुआ है। तो बेटा मुझे पहले 2000 का नुकसान हुआ था, अब एडजस्टमेंट में पता चला कि सुमित ने भी 500 रुपए खा गया था। तो बेटा टोटल नुकसान कितने का हुआ, पहले 2000 का और नया नुकसान है 500 का, तो टोटल नुकसान कितने का हुआ, 2500 का। तो बेटा ये मेरा ओल्ड बैड डेट है, बराबर। जो पहले नुकसान हुआ था वो रिकॉर्ड किया, और बाद में मुझे पता चला नया और नुकसान हुआ है, तो इसको मैं बोलेगा न्यू बैड डेट। तो न्यू बैड डेट, तो न्यू बैड डेट कितना है बेटा मेरा 500, तो टोटल मेरा नुकसान कितना हुआ, 2500। अब समझ में आया कैसे एंट्री होता है। पहले 2000 का नुकसान हुआ था, उसके बाद और 500 का नुकसान हुआ। बेटा 2000 और 500 टोटल नुकसान 2500। तो ये ओल्ड बैड डेट, ये न्यू बैड डेट, इसको एनबीडी भी बोल सकते हो आप। एनबीडी का मतलब न्यू बैड डेट हमेशा कहां होता है, एडजस्टमेंट में होता है। ओल्ड बैड डेट हमेशा कहां होता है, क्वेश्चन में दिया होता है। ओल्ड बैड डेट हमेशा हम लोग रिकॉर्ड किए रहते हैं, लेकिन न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट वाला मैंने बाय मिस्टेकली राजू ने रिकॉर्ड नहीं किया था। ये सीए ने बोला आपको सिर्फ 2000 का नुकसान नहीं हुआ है, आपको और 500 का नुकसान हुआ है। फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट मतलब और 500 का नुकसान हुआ है। तो मेरा नुकसान टोटल 2000 का नहीं था, 2500। समझ में आया एक इफेक्ट। अब यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट में कुछ लिखा है सन्ड्री डेटर भी। क्वेश्चन में लिखा है सन्ड्री डेटर से कितना पैसा आने वाला है मुझे, 10,000 रुपया आने वाला। कितना आने वाला था, 10,000। तो पोस्टिंग के टाइम मैंने सन्ड्री डेटर कहां रिकॉर्ड करता है, जिससे पैसा आने वाला है वो तो अपना असेट हो जाता है, इसलिए डेटर में रिकॉर्ड किया। डेटर से कितना आने वाला था, 10,000 आने वाला था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड इफेक्ट। तो फर्स्ट इफेक्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एड टू बैड डेट। बैड डेट का हम लोगों ने फर्स्ट रिकॉर्ड किया एंट्री, 500 का नुकसान हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ऐड टू बैड डेट। अभी 500 रुपया मुझे सुमित से आने वाला था,
तो सुमित मेरे लिए क्या बन गया, डेटर। सुमित मेरे लिए क्या बन गया, डेटर। डेटर से 500 रुपए आने वाला था, लेकिन आया क्या, नहीं आया। तब मुझे बोलो डेटर से टोटल मुझे कितना आने वाला था, मतलब सुमित की तरह और भी लोग हैं, टोटल मुझे डेटर से कितना आने वाला था, 10,000। लेकिन ये जो नया बैड डेट हुआ, न्यू बैड डेट, कितने का, 500, वो आने वाला है, नहीं आने वाला। तो अभी डेटर से मुझे कितना आने वाला है, 9,500। तो सेकंड इफेक्ट जाएगा लेस फ्रॉम डेटर, 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 फर्स्ट इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एड टू बैड डेट। 2000 का पहले नुकसान हुआ था, 500 का और नुकसान हुआ, तो टोटल नुकसान 2,500, इसलिए ऐड किया। अब डेटर से मुझे कितना आने वाला था, 10,000, लेकिन 500 आने वाला है, नहीं आने वाला है, इसलिए 10,000 में से 500 गया। अभी कितना आने वाला है, 9,500 आने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ बैड डेट। बैड डेट का फर्स्ट और सेकंड दोनों इफेक्ट समझ में आया आप लोगों को? हैव यू गॉट अंडरस्टूड बोथ द इफेक्ट ऑफ बैड डेट? बैड डेट का एक क्या किया, 2000 पहले ऑलरेडी नुकसान हुआ था, उसके बाद 500 का और नुकसान हुआ, तो टोटल नुकसान 2,500 का, इसलिए ऐड टू बैड डेट किया। और दूसरा नुकसान हम लोगों ने क्या किया, दूसरा इफेक्ट क्या किया, डेटर से पैसा आने वाला था, डेटर से पैसा आने वाला था, लेकिन 500 रुपया अभी नहीं आने वाला, वो तो भाग गया, वो तो नेपाल चला गया। तो अभी 10,000 में से 500 रुपया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 10,000 मुझे टोटल आने वाला था, अब 500 रुपया नहीं आने वाला, तो अभी कितना आने वाला है, 9,500। तो इस तरह से हम लोग ने आज देखा बैड डेट के दो इफेक्ट। एक इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ऐड टू बैड डेट, और सेकंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड लेस फ्रॉम डेटर। डेटर से लेस इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे जो पैसा देने वाले लोग हैं उनको मैं डेटर बोलता हूं। अब डेटर से मुझे पैसा आने वाला है, लेकिन ये भाई साहब सुमित ने 500 रुपए का नुकसान कर दिया, तो इसलिए वो लेस फ्रॉम डेटर होता है। Okay. So now I hope you understand this adjustment. Now, okay, we'll talk about the RDD now. RDD. RDD का मतलब क्या होता है बेटा? RDD it's a reserve for doubtful debt. Reserve for doubtful debt का मतलब क्या होता है? बेटा आपको पहले स्टोरी बताना पड़ेगा। Reserve for doubtful debt का मतलब, बेटा मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है। अब हमेशा एक मैं क्या किया, आरके आरके मैं अकेला नहीं बेटा, हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, फ्यूचर में कुछ कंटीजेंसी आ सकती है। जैसे आपने देखा रहेगा कि अभी कोरोना चल रहा है पिछले 1 साल से, अभी 1 साल के ऊपर हो गया बेटा, 1.5 साल होने को आया, क्योंकि हमेशा कोरोना तो बोल के नहीं आया, क्योंकि आप देख सकते हो कि पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में सारे बिजनेसमैन की कितनी हालत खराब चल रही है। तो क्या होता है मालूम है क्या, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना बेटा, वो क्या करता है, फ्यूचर के कंटिजेंसी के लिए, फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा क्या करता है, साइड में निकाल के रखता है, बराबर है ना? तो जैसे कि मैंने देखो आपको स्टोरी समझाता हूँ बेटा, मुझे क्या, मैं क्या करता हूँ क्या, मुझे जब जब प्रॉफिट होता है ना हर साल, अगर मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का प्रॉफिट, तो मैं क्या करना चाहिए बेटा, आप मुझे बोलो मुझे क्या करना चाहिए? अगर इफ आई गॉट 100 रुपीज का प्रॉफिट, तो क्या मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट पूरा खर्चा करना चाहिए, थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए? यस, थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए। ये 100 रुपए से मैं क्या करता हूँ, 10 रुपया में क्या करता हूँ, सेविंग में डाल देता हूँ। सेविंग मतलब मेरा यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। मैं हमेशा जब 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, उस 100 रुपए के प्रॉफिट में से मैंने 10 रुपए हमेशा रिजर्व में डाला, और 90 रुपीज मैंने क्या किया, खर्चा किया, एक्सपेंस। तो 100 रुपए में से 10 रुपए मैंने रिजर्व में क्यों डाला था मालूम है क्या, फ्यूचर के कंटीजेंसी एक्सपेंसेस के लिए। जैसे कि अभी ये टाइम बुरा चल रहा है, ये टाइम में मैं वो पैसा यूज कर सकता हूँ, या फिर मेरे फैक्ट्री में कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो उसके लिए मैं वो पैसा यूज करता हूँ, तो मैं कुछ पैसा रिजर्व में डालता हूँ। तो रिजर्व में पैसा क्यों डाला हो, फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए। किसने डाला हो, फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। मतलब फ्यूचर के डाउटफुल डेट के लिए जो पैसा हम लोग साइड में निकाल के रखते हैं, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, आरडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। जैसे कि एग्जांपल, और एक एग्जांपल देता हूं, आपके घर पे आपके पापा पैसा कमाते, जॉब पे जाते हैं, पापा पैसा कमाते, पापा का 10,000 रुपए सैलरी है, तो पापा जब 30 तारीख को सैलरी होता है,
पापा 30 तारीख को सैलरी होता है तो वो 10,000 रुपए किसको लाके देते हैं? मॉम को लाके देते हैं, मम्मी को लाके देते हैं 10,000। तो आप मुझे बोलो 10,000 जब पापा मम्मी को देते हैं तो मम्मी 1, 2, 3 तारीख को पूरा खर्चा कर देती है क्या? मम्मी 10,000 पूरा खर्चा करती है क्या हमेशा? नहीं बेटा, मम्मी हमेशा खर्चा नहीं, पूरा पैसा कभी नहीं खर्चा करती है। तो मम्मी क्या करती है? मम्मी प्लान करती है। मम्मी 10,000 में से 8,000 रुपया खर्चा कर, जैसे कि दवाई लाया या फिर घर का राशन लाया, आपका क्लास का फीस भर दिया, आपका कॉलेज का फीस भर दिया, आपके घर पे कुछ दूध का पैसा पे किया, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, घर का टेलीफोन बिल पे किया। ऐसे मम्मी ने टोटल क्या किया? 10,000 में से 8,000 रुपया खर्चा किया। लेकिन 2,000 रुपया मम्मी ने साइड में निकाल के रखा। मालूम है आपको मम्मी 2,000 रुपया साइड में क्यों निकाल के रखी है? क्योंकि फ्यूचर के एक्सपेंसेस, ताकि हम तो फ्यूचर का एक्सपेंसेस घर में कैसे रहते हैं, अनकंटीजेंट एक्सपेंसेस कैसे होते हैं वो बताता ना। घर पे सपोज कोई गेस्ट आया तो उसको कुछ गिफ्ट देना पड़ता है, घर पे त्योहार आया, फेस्टिवल आया तो घर पे कुछ अच्छा खाना बनता है, कपड़े लेने पड़ते हैं। चलो वो दोनों भी जाने दो, कभी कभार मान लो आप बीमार गिर गए तो दवाई के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? हिस्से में पैसा चाहिए ना। आपको बुखार आया, डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए, दवाई खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए ना। तो इसलिए मम्मी क्या करती है? देखो हमारी मम्मी भी अकाउंट जानती है, हमारी मम्मी भी अकाउंट जानती है। तो मम्मी क्या करती है? पूरे सैलरी में से थोड़ा सा पैसा रिजर्व में रखती है। किसके लिए? फ्यूचर के डाउटफुल डेट के लिए, फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए। इसका मतलब उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं अकाउंट लैंग्वेज में? डाउटफुल डेट। इसलिए मैंने भी क्या किया, जब जब मेरे कंपनी को हर साल प्रॉफिट होता है, मैं हर साल प्रॉफिट पूरा खर्चा नहीं करता, उसमें से कुछ प्रॉफिट में साइड में निकाल के रखता हूँ। किसके लिए? फ्यूचर के डाउटफुल डेट के लिए। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आरडीडी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरडीडी। नाउ यू कैन सी दैट हियर आरडीडी मैंने कितना परसेंट आपको यहाँ पे लिखा है? 5। अब देखो बेटा, ये जो आपको यहाँ पे दो आरडीडी दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन में भी आरडीडी दिख रहा है, एडजस्टमेंट भी आरडीडी दिख रहा है। बेटा ये क्वेश्चन में जो आरडीडी दिखाई दिया है ना आपको, ये एक्चुअली ये साल का एडजस्टमेंट, ये साल का आरडीडी नहीं है, ये ओल्ड आरडीडी है, पास्ट ईयर का आरडीडी है, पास्ट ईयर पिछले साल का आरडीडी है। तो बेटा हम तो 2021 का स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो 2019 का, 2018 का, 2020 का आरडीडी हम लोग ये साल लेके क्या करेंगे? तो इसको हम लोग एक साल के स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे, इसको लेस करना होता है, क्योंकि ये कौन सा आरडीडी है? ओल्ड आरडीडी। पिछला साल 1,000 रुपया साइड में निकाल के रखा था, इसीलिए इसको बोला गया है ओल्ड आरडीडी। बट इसका मतलब हमेशा आरडीडी दो होते हैं, एक क्वेश्चन में दिया होता है, एक एडजस्टमेंट में दिया होता है। जो क्वेश्चन में दिया होता है वो ये साल का नहीं होता है, वो पिछले साल का होता है, पास्ट ईयर का होता है, इसीलिए उसको ओल्ड आरडीडी कहते हैं। और जो एडजस्टमेंट में आरडीडी दिया रहता है वो करंट ईयर का होता है, ये साल के एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा पैसा साइड में निकाल के रखा है। तो ये साल का आरडीडी कितना है? 500। इससे हम लोग न्यू आरडीडी करेंगे। तो how many RDDs are there? 2 RDD. So now you can see that here RDD is considered as expenses, बराबर ना? खर्चे के लिए हम लोग साइड में निकाल के रखा है। तो न्यू आरडीडी मेरा कितना है? 500। तो मैं हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे न्यू आरडीडी एक्सपेंसेस में ऐड करेगा। तो टोटल मेरा अभी कितना हो गया? पैकेज मेरा 2,500 का हुआ था, आरडीडी मेरा 500 रुपए का हुआ। तो टोटल मेरा लॉस और एक्सपेंसेस पकड़ के कितना हुआ? 3,000। अब मुझे बोलो बेटा, मुझे आरडीडी 9,500 रुपया मुझे डेटर से आने वाला था, बराबर है ना? मुझे आप लोग टोटल सब मिला के, जितने भी लोग लेक्चर अटेंड करते हैं ना, सब मिला के मुझे कितना पैसा देने वाले थे? 10,000। लेकिन उसमें से सुमित तो गांव भाग गया, तो 500 रुपया भी सुमित का नहीं आया। तो अभी बाकी लोग जो बचे हुए उनमें से मुझे कितना पैसा आने वाला था? 9,500। लेकिन मैंने क्या किया, 9,500 में से 500 रुपीज थोड़ा साइड में निकाल के रखा, किसके लिए? रिजर्व में। तो अभी मुझे कितना पैसा आने वाला है? 9,000 आने वाला। तो यहाँ पर आरडीडी मैंने ऐड किया, यहाँ पर आरडीडी मैंने लेस किया, यहाँ पर मैंने बैड डेट ऐड किया, यहाँ पर मैंने बैड डेट लेस किया। अब क्या करें? तो ये ओल्ड आरडीडी का क्या करें? बता दो ना बेटा, मैंने क्या बोला, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ आरडीडी ये साल का है? नहीं सर, ये एक साल का नहीं है, पिछले साल का है, पिछले साल का। तो पिछले साल का आरडीडी हम लोग क्या करेंगे? करंट ईयर के बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे। तो अभी अपना करेक्ट आंसर आया 2,000। तो ओल्ड आरडीडी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द
बैलेंस शीट, सॉरी फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, इसका एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, क्वेश्चन में पिछले साल का गलती से आ गया भाई, शॉर्टकट में समझाता हूं, ओल्ड आईडी गलती से ये साल रिकॉर्ड कर दिया लोग ने, तो ये पिछले साल का था, तो इसको ये साल से माइनस कर दिया। So this is the way you have to solve the questions of bad debt or questions of RDD. आपको ये थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, वापस रिवाइज करना पड़ेगा। और एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर का मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप प्लीज इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करके पढ़े ताकि आपको बैड डेट और आरडीडी में कोई डाउट ना रहे। तो those people who are finding a difficulty to understand, so kindly please read and revise दिस रिकॉर्डिंग लेक्चर अगेन। एक बार प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना ताकि आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। यू विल नॉट हैव एनी सिंगल डाउट टू आस्क मी, आपको मुझे कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन का आंसर इन फ्रंट ऑफ यू बोर्ड के सामने दिया गया है। और अगर आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखोगे तो आपको स्टार्टिंग से और डेफिनेटली अच्छे से पता चलेगा। So as of now you can see that here मैंने आप लोगों को ये जो आज का दो एडजस्टमेंट था जिसका नाम था बैड डेट और जिसका नाम था आरडीडी, ये दोनों एडजस्टमेंट आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो बैड डेट कैसे रिकॉर्ड होता है वो भी मैंने बता दिया, न्यू आरडीडी कैसे रिकॉर्ड होती है वो भी मैंने दिखा दिया, और ओल्ड आईडी कैसे रिकॉर्ड होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका फोटो भी मैं आपको ग्रुप में अभी तुरंत सेंड कर दूंगा 2 मिनट में। तो रिक्वेस्ट करता हूँ इस लेक्चर को दोबारा आज रिकॉर्ड कर, मैं हर बार नहीं बोलता, आप लोगों को मालूम है आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि रिकॉर्डिंग रिवाइज करके देखो, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग प्लीज रिकॉर्ड रिवाइज करके देख लेना ताकि आप लोगों को बैड डेट और आरडीडी का डिफरेंस और इसके दोनों इफेक्ट अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करके रिकॉर्ड करके सुन लेना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर, सब लोग ने एंजॉय किया रहेगा। सो रिक्वेस्टेड टू यू, हम लोग वापस कल के लेक्चर के लिए मिलेंगे। एज ऑफ नाउ मैं भी निकलता हूँ, थोड़ा बारिश आ रहा है, थोड़ा मुझे भी भीगना है। सो मैं जाके अभी भीगने वाला हूँ, आप लोग घर पे बैठ के खाना खाओ, घर पे बैठे चद्दर ओढ़ के सो जाओ, अब मैं जा रहा हूँ भीगने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, सी यू टुमारो, कल के लेक्चर के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।